एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या जिससे आज के समय में 10 में से 2 लड़कियां जरूर जूझ रही हैं। आखिर ये एंडोमेट्रियोसिस है क्या, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर चंचल शर्मा आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो से जुड़े रहें। एंडोमेट्रियोसिस इतना कॉमन हो गया है कि आज के समय में अनमैरिड हो या मैरिड हो, दोनों ही तरीके के लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। और जब तक कि वो बहुत पेनफुल कंडीशन में नहीं पहुंच जाते हैं, कई बार उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें आखिर बीमारी क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा ये यूट्रस, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, इसकी 3 लेयर्स रहती हैं। सबसे आउटर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो इनर लेयर रहती है, मिडल लेयर जिसे हम कहते हैं, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इंटरनल लेयर रहती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम की लेयर्स हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के बाद वापस से डेवलप करना स्टार्ट करती हैं और यही हमारी फंक्शनल लेयर होती है। तो जब ये फंक्शनल लेयर हर महीने डेवलप होती है तो वो उसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से ये लेयर यूट्रस की सेंट्रल लाइनिंग में एवरी मंथ डेवलप करती है और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये शेड करती है और अगर कंसीविंग हो जाती है तो ये बेबी के लिए एक बेड का काम करती है, जिससे कि बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट वहां पर होती है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के केस में ये इंटरनल जो एंडोमेट्रियल लेयर है, ये या इसके जैसा टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी यानी कि इस कैविटी के बाहर, जो कि हमारी फैलोपियन ट्यूब्स भी हो सकती हैं, इनफंडिबुलम यानी कि फीमेल एंड का जो अपर पार्ट है उधर भी हो सकता है, या हमारी ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उसके अंदर भी डेवलप कर सकता है, जैसे कि आप इस रेड मार्क वाले फॉलिकल्स में देख रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पर ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स में डेवलप कर रहा है तो वो एंडोमेट्रियोमा कहलाता है, यानी कि उसने उस फॉलिकल को सिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है और वो एंडोमेट्रियोमा बन गया है। जब वो ट्यूब्स के अंदर जाकर डेवलप करता है तो बहुत बार वहां पर हिमेटोसाल्पिंग्स या हाइड्रोसाल्पिंग्स जैसी समस्या आपको अल्ट्रासाउंड में दिखती है, क्योंकि ये ब्लड टिश्यूज हैं और यही ब्लड आपके ट्यूब्स के अंदर जब ब्लीड करता है मेंस्ट्रुअल टाइमिंग पे तो वहां पर हिमेटोसाल्पिंग्स की समस्या दिखती है। अदर देन दैट वो आपकी ओवरीज और आपके ट्यूब्स के बीच में बहुत ज्यादा एडहेशंस क्रिएट कर सकता है और उससे ट्यूब और ओवरी का रिलेशन डिस्टर्ब होता है। नॉर्मली ओवरीज जो है वो ट्यूब के साथ चिपकी होती हैं और जैसे ही एग ओव्यूलेट होता है वो ट्यूब में जाता है और आपके ट्यूब में यहाँ पर एग फर्टिलाइज होता है मेल स्पर्म के साथ मिलकर। लेकिन अगर इस पैसेज में ये डिफरेंस आ जाता है, यानी ट्यूब और ओवरी का रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ट्यूब खुली होने के बावजूद भी या अच्छे से ओव्यूलेशन होने के बावजूद भी आपको कंसीविंग नहीं होती। इसी तरीके से एंडोमेट्रियोसिस के केस में आपने अल्ट्रासाउंड में देखा होगा कि ओवरीज जो है वो अडहियर टू यूट्रस लिखा होता है, एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे या और जगह भी, तो वो भी एडहेशंस की वजह से होता है। तो ऐसे एडहेशंस आपकी ओवरीज को धीरे धीरे यूट्रस से यहाँ तक धकेल देते हैं और ओवरीज अपनी जगह से हटकर यहाँ पर चिपक जाती हैं। उससे ट्यूब और ओवरी का रिलेशन और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वहां पर नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आखिर ये एडहेशंस बनते क्यों हैं? जब नेचुरल तरीके से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो आपकी एंडोमेट्रियम शेड करती है और वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होकर वो निकल जाती है। लेकिन जब ऐसा ही टिश्यू जो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जगह जगह डेवलप कर रहा है वो वहीं पर ब्लीड करता है और खून के थक्के वहां जम जाते हैं, जो क्लॉट्स जम जाते हैं, वो धीरे धीरे एडहेशंस क्रिएट करते हैं। इस पूरी समस्या को हम एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको सबसे पहले मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद करने की सलाह देते हैं, यानी कि आपको अगर ये लाइनिंग बनेगी ही नहीं तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे और अगर ये लाइनिंग डेवलप यहाँ नहीं होगी तो बाकी जगह भी नहीं होगी और उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की फर्दर ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन ये एक बहुत ही टेम्परेरी मेथड है इसको मैनेज करने का, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जितना टाइम तक लाइनिंग को रोक के रखेंगे सिर्फ तब तक के लिए आपका एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल रहेगा और वो भी कुछ पेशेंट्स में वो मेडिसिन काम नहीं करती हैं और विद दोज मेडिसिन ऑल्सो आपको ब्लीडिंग होती रहती है। लेकिन अगर आप इसका नेचुरल और सटीक इलाज चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद के इलाज पर जाना चाहिए।
आयुर्वेद कहता है कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या वात और पित्त दोषा के डिस्टरबेंस की वजह से है, क्योंकि वात जो है वो इस झिल्ली को आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी जगह जगह डेवलप करने में मदद करता है अगर वो डिस्टर्ब हुआ है तो, और पित्त उस ब्लीडिंग को और उस हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। इसलिए जब आप वात और पित्त दोषा को बैलेंस कर लेते हैं तो ये बीमारी वहीं के वहीं परमानेंटली रुक जाती है। फिर आपके डॉक्टर का अगला काम बनता है कि जो उसने अपना प्रीवियस डैमेज किया है आप उसकी कितनी रिकवरी कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएं, और आयुर्वेद के माध्यम से हम उसकी रिकवरी करने चलते हैं। इसी दौरान जब एंडोमेट्रियोसिस पूरी तरह कंट्रोल होता है तो हम साथ साथ नेचुरल प्रेगनेंसी भी प्लान कर लेते हैं। तो आयुर्वेद एंडोमेट्रियोसिस का बहुत ही सटीक इलाज देता है और ऑलमोस्ट 70% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस पूरी तरह से रिजॉल्व भी होता है और पेशेंट्स कंसीव भी करते हैं। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की कोई समस्या है तो आप आयुर्वेद को अपनाएं, पंचकर्मा अपनाएं। आयुर्वेद की थेरेपी के थ्रू आप अपनी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से निजात पाएं। यकीन मानिए आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। आशा आयुर्वेदा पिछले 11 सालों से ऐसी ही समस्याओं को ट्रीट कर रहा है और सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे रहा है। हमारे न जाने कितने एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स ने अपने रिव्यूज आप तक पहुंचाए हैं ताकि आपको ये समझ आए कि आयुर्वेद है तो एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी प्रेगनेंसी संभव है। उनका कोई और मकसद नहीं था और हमारा भी यही मकसद है कि आपको ये समझ आए कि एंडोमेट्रियोसिस है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकते या आईवीएफ के थ्रू ही बच्चा होगा और उसमें भी सक्सेस कम ही होगी तो आप घर बैठ जाएं। आप आयुर्वेद अपनाएं, यकीन मानिए निराशा कभी हाथ नहीं लगेगी। धन्यवाद।